नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बेतरतीब मनमानी कार्रवाई पर उतर चुके ईडी के खिलाफ अब 10 जिला कलेक्टरों ने यानी डीएम ने बिगुल फूंक दिया है और इस बार ईडी का पाला 10 कलेक्टरों से पड़ा है जो कि खुद अपने जिला के मालिक होते हैं और वो अब दिखाएंगे कि ईडी की मनमानी के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दरअसल ईडी अपने दायरे से बाहर जाकर 10 डीएम को समन भेज बैठा। ये नोटिस भेजने में ईडी को बड़ा मजा आता है और हर बार कोर्ट में यही चर्चा होती है कि समन किस लिए भेजा जाता है, आरोपी के तौर पर या फिर गवाह के तौर पर। यह स्पष्ट नहीं होता, फिर ईडी उनके ऊपर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। लेकिन इस बीच यह पहली बार है जब 10 जिला कलेक्टरों ने एक साथ ईडी के इस मनमानेपन के खिलाफ बिगुल फूंका है। पूरी घटना तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु सरकार 10 कलेक्टरों के इस मामले को लेकर सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। अब जरा सोचिए कि ईडी के मनमानेपन पर जो सुप्रीम कोर्ट की एक खास बेंच सुनवाई कर रही थी पीएमएलए की शक्तियों पर, वो बेंच भी भंग हो गई और अभी भी ईडी अपनी हरकतों से बाज तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि उन्हें तो यह समझ में आ चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच ही भंग हो गई और जो उस बेंच में सबसे प्रमुख जज थे जस्टिस संजय किशन कौल, जो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने तो कहा कि यह सब मुझे भारी मन से करना पड़ रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन आप समझ जाइए। ये संजय किशन कौल ने जब स्टेटमेंट दिया तभी देश को समझ जाना चाहिए था कि ईडी को जानबूझकर बचाए जाने के लिए अरंगे पर अरंगे डाले जा रहे हैं। और अभी देखिए ईडी के इस बड़े खेल का खुलासा हुआ है। यहां हम पूरा मामला आपको बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस पर रिपोर्ट छपी है, जरा हेडलाइन देख लीजिए। सेंटर ट्राइंग टू वीकेन ऑपोजिशन स्टेट्स, तमिलनाडु मूव्स कोर्ट ऑन ईडी समन्स टू 10 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। यानी कि 10 जिला कलेक्टरों को ईडी का जो समन गया उसके खिलाफ अब तमिलनाडु हाईकोर्ट की शरण में है। हाईकोर्ट में मामले को पहुंचाया गया है। आप देखिए ना, हम इस रिपोर्ट को बताते हैं लेकिन जरा सा छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप घोटाले मामले को समझ लीजिए कि कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। कुरियर असीम दास कोर्ट में वह मुकर जाता है। उस पर दबाव बनाया गया था, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए कि यह कबूल कर लो कि तुमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन वो कोर्ट में मुकरता है। इस संबंध में आज दिन भर खबर चली है कि कैसे चुनाव के दौरान एक मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश में ईडी जुटा रहा। तो देखा आपने, यह सिलसिला सा चल पड़ा है। मनीष सिसोदिया के केस में भी वही कुछ हुआ था। खैर, ये सब आप जान चुके हैं, लेकिन सीधे लौटते हैं रिपोर्ट पर। क्या बड़ी रिपोर्ट है। द वायर की खबर को हम लोग देखते हैं। इसमें इंडियन एक्सप्रेस की खबर को अच्छे से बताया गया है। हेडलाइन में यही लिखा गया है कि ईडी के खिलाफ कोर्ट में तमिलनाडु सरकार, कहा केंद्र विपक्षी राज्यों को कमजोर करने की कोशिश में है। निश्चित तौर पर हो यही रहा है कि कैसे ईडी अब राज्य सरकार की शक्तियों में भी हस्तक्षेप करने लगी है। खास करके आप झारखंड में देखिए, अवैध खनन का मामला है, हेमंत सोरेन पर ईडी आंख गड़ाए बैठा है। दूसरी तरफ अभी आप देखिए तमिलनाडु में भी ईडी ने दस्तक दी है, छत्तीसगढ़ में ईडी की दस्तक है, राजस्थान में ईडी की दस्तक है और हर जगह मुख्यमंत्री, उनके करीबी, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब के गर्दन को दबोचने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि सत्ता पाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने में यह भाजपा सरकार माहिर हो चुकी है और उन्हें फंसाने के लिए ईडी किसी भी हद तक जा रही है। और आपने देखा कि कैसे महादेव ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को साधने की कोशिश हुई। खैर, इस वक्त मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, द वायर ने लिखा है, तमिलनाडु सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसने अपनी याचिका में रेत खनन में कथित अनियमितताओं के संबंध में राज्य के 10 जिला कलेक्टरों को जारी एजेंसियों के हालिया समन का विरोध किया है। इन 10 डीएम को ही इन लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया।
और जब डीएम के खिलाफ ईडी का कोई अफसर समन जारी कर देगा तो निश्चित तौर पर अब अफसरों और अफसरों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहां लिखा गया है, कलेक्टरों की ओर से सरकार द्वारा लगाई गई याचिका में ईडी द्वारा संवैधानिक उल्लंघन और राज्य के अधिकारियों को परेशान करने का जानबूझकर प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के तहत पिछले हफ्ते 10 कलेक्टरों को समन जारी किया था, जो रेत खनन के लिए उनके जिलों के सर्वोच्च अधिकारी हैं। निश्चित तौर पर एक जिला अधिकारी अपने जिला में सब कुछ देखता है, प्रशासन की जिम्मेदारी उनके पास है। एक जिलाधिकारी के पास ऐसी बहुत शक्तियां निहित होती हैं और उस दायरे में अब ईडी घुसने का जबरदस्ती प्रयास करने में लगा है। यहां कहा गया है कि याचिका में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत ईडी की कार्रवाई उन मामलों, विशेष तौर पर खदानों और खनिजों का विनियमन में हस्तक्षेप करती है जो विशेष रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब ईडी कुछ भी कर ले, क्या ऐसा चलने दिया जाएगा? अगर ऐसा ही शौक है बीजेपी सरकार को तो इस तरह की खबरें आप बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं देखते हैं? क्या ऐसी घटनाएं वहां नहीं हो रही होंगी? जिस तरीके से ये पूरे केस को फ्रेम किया जाता है, क्या ऐसी घटनाएं अगर बीजेपी राज्य में ढूंढने तो नहीं मिलेगी क्या? अगर मिलती है तो ईडी वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल तो पूछा जाएगा। यहां लिखा भी गया है, राज्य सरकार ने भाजपा शासित राज्यों में इसी तरह के अपराधों में ईडी द्वारा जांच न किए जाने पर भी सवाल उठाए और मध्य प्रदेश व गुजरात जैसे राज्यों में कथित अवैध खनन के मामलों का हवाला दिया। इन राज्यों में ऐसी गड़बड़ियां हैं जो अवैध खनन का आरोप लगता है। तो आरोप लगता है तो क्या राज्य सरकार की शक्तियां इतनी कमजोर हैं कि वो अवैध खनन के मामले में अपने मशीनरी से जांच नहीं करा सकती? यह बात बात पर ईडी की एंट्री, देश भर का बोझ ईडी के ऊपर लादकर यह क्या कोशिश की जा रही है कि एक मात्र ईडी सही, बाकी जांच एजेंसियां गलत, बाकी सरकारें गलत, वो भी सिर्फ विपक्ष की सरकारें गलत, भाजपा एकदम सही। अब हैरानी नहीं होगी तो क्या होगा? इसे ही तो ईडी की मनमानी कहते हैं। यहां कहा गया है कि याचिका में ईडी पर संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पिक एंड चूज तरीके से अपनी शक्तियों का चयनात्मक ढंग से प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में खुलकर मोर्चा खोल दिया है। 10 कलेक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कहा जा रहा है आगे देखिए। लिखा गया है कि तमिलनाडु सरकार की चुनौती ने ईडी की जांच की प्रकृति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि मामले में उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। सरकार ने कहा कि जिला कलेक्टर किसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ना तो आरोपी हैं और ना ही गवाह हैं। राज्य ने अदालत से ईडी के समन और आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। निश्चित तौर पर आप इसे इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ईडी अब अपनी मनमानी पर उतर आया है, खास करके विपक्ष शासित राज्यों में। वहां पर टारगेट होता है कि सरकार की छवि धूमिल करें, कोई मामला ऐसे निकालें और सीधे अपनी एंट्री कर दें। और ईडी जो है पहले इनकम टैक्स या सीबीआई के जरिए केस ढूंढता है और उसके बाद सीधे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी मनमानी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। तमिलनाडु में भी अब यह खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अब 5 राज्य निपट गए हैं। चुनाव वहां पर अब ऑलमोस्ट खत्म ही है, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, तो यहां पर खेल शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता के स्टेटमेंट को भी समझ लीजिए, बीजेपी की रणनीति क्या है। द वायर ने लिखा है कि राज्य के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ईडी की जांच के राजनीतिक निहितार्थ को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनकी कार्रवाई न केवल उनके अधिकार का अतिक्रमण है, बल्कि विपक्ष शासित राज्यों को कमजोर करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एक रणनीतिक कदम भी है। यह ईडी द्वारा गैर भाजपा शासित राज्यों में जांच शुरू करने के एक पैटर्न की ओर इशारा करता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में इसी तरह के मुद्दों की अनदेखी की जाती है। तो क्या केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो उनकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं वो सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उन पे कोई मामले नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही टारगेट पर आएगा। और अगर देखा जाए तो इस वक्त सारे मामले धड़े के धड़े रह जाते हैं, सारे मामले एक्सपोज भी हो जाते हैं कि ईडी किस तरीके से मनमानी कर रहा है।
और अब देखिए कि 10 कलेक्टरों ने जब बिगुल फूंका है तो ईडी को करारा जवाब मिलने जा रहा है। इंतजार कीजिए मद्रास हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।